देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गॉस का प्रमेय अथवा नियम, गॉस थ्योरम आर लॉ। तो देखिए होता क्या है, तो मैं बता दे रहा हूँ, आप बहुत आसानी के साथ गॉस का नियम समझ जाएंगे। और इस नियम को समझने के साथ मैं 2-3 पॉइंट यहाँ पे आपको बताऊंगा। यदि आप इसे अच्छे से समझ लिए ना, तो जब आप गॉस का अनुप्रयोग करेंगे, जैसा कि मैं बताया, आपको बहुत आसानी के साथ याद हो जाएगा गॉस का अनुप्रयोग, क्योंकि ये जो 2-3 पॉइंट है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो देखिए क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। जहां एप्सिलॉन जो है इसे निर्वात कह सकते हैं या फिर वायु की विद्युतशीलता है। इसका मतलब समझिए क्या है, ये क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक क्या है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो गॉस का नियम जो बंद पृष्ठ के लिए, देखिए हम यहाँ पे एक बंद पृष्ठ ले लिए, ठीक है। अब इस बंद पृष्ठ से जितना वैद्युत फ्लक्स, जिस वैद्युत फ्लक्स को क्या कहते हैं, फाई, तो इस बंद पृष्ठ से जितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, जैसे मान लीजिए 2 वैद्युत फ्लक्स गुजरा, ठीक है, और इस पृष्ठ के अंदर क्यू आवेश है, तो जो अब विद्युत फ्लक्स बराबर होगा वो Q/ε गुना होगा। मतलब क्या, इसके समझिए कि वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स मान कैसे ज्ञात करेंगे। इस पृष्ठ के अंदर जैसे जितने आवेश रहेंगे उसमें जो है 1/ε का गुणा कर देंगे, क्योंकि उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। तो जैसे मान लीजिए यदि इस बंद पृष्ठ में Q² आवेश है, तो विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होगा, विद्युत फ्लक्स बराबर होगा φE बराबर जितने आवेश रहेंगे उसे हम लिखेंगे Q², और इसमें 1/ε का गुणा कर देंगे, क्योंकि जैसे अभी मैं कहूँ कि 2 गुना है, तो जब 2 गुना कहते हैं तो हम 2 से गुणा करते हैं, और यहाँ क्या कह रहा है, 1/ε गुना है, तो इसमें क्या करेंगे, 1/ε का गुणा करेंगे। किसमें, क्या कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, क्या, φE, कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर मतलब पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। यानी कि इस पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश रहेंगे उसका 1/ε गुना होता है, कौन, विद्युत फ्लक्स। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक बंद पृष्ठ आप ले लेंगे, इस बंद पृष्ठ के अंदर जितने आवेश रहेंगे, विद्युत फ्लक्स जो होता है इस बंद पृष्ठ के अंदर जितने आवेश रहेंगे उसका 1/ε होता है। यदि इसके अंदर 2 आवेश हैं प्लस क्यू, तो 2 आवेश का 1/ε गुना होता है। अब चलिए जो 2-3 पॉइंट मैं आपको बताया था उसे मैं आपको बता दूं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो किसी पृष्ठ के अंदर उपस्थित, किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। तो देखिए हम मान लेते हैं कोई एक पृष्ठ जिसके अंदर क्यू आवेश है, तो वह कितना होगा, 1/ε गुना, तो φE बराबर क्या होगा, Q/ε, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जान लीजिए, बहुत ज़्यादा आपकी गॉस के अनुप्रयोग में बहुत ज़्यादा आपको लगेंगे। पहले तो आप ये जानिए, गॉस जो नियम होता है यह नियम बंद पृष्ठ पर ही लागू होता है। जो गॉस का नियम होता है यह बंद पृष्ठ पर ही लागू होता है। और दूसरी चीज़ ये जान लीजिए कि कई बार जितने आप अनुप्रयोग करेंगे वो दोनों, जितने भी अनुप्रयोग करेंगे उन सभी अनुप्रयोग में ये 2 बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि यदि कोई धनात्मक प्लेट से विद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे तो वह बाहर की ओर होगा। जिसे मान लीजिए हम आपको कोई एक प्लेट दे देंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास 2 प्लेट रहेंगी यहाँ पे ना, एक प्लेट पे धनावेशित रहेगा और एक प्लेट ऋणावेशित रहेगा, और मैं कहूँगा यदि आपसे बताइए दिशा क्या होगी विद्युत क्षेत्र की, तो जो धनात्मक प्लेट रहेगा उस धनात्मक प्लेट से विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है प्लेट से बाहर की ओर होती है। यानी कि जो ये धनात्मक प्लेट इस तरीके से, तो जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, देखिए, यदि ऋणात्मक प्लेट है और यदि प्लेट जो है, यदि यहाँ लिख दीजिएगा, यदि प्लेट ऋणात्मक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि ऋणात्मक प्लेट है तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो प्लेट की ओर होगी। यानी कि यदि धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा
प्लेट से बाहर की ओर होगी, ठीक है। और यदि ऋणात्मक प्लेट है तो प्लेट की ओर ही होगी। तो विद्युत गॉस का नियम क्या था, और गॉस के नियम से रिलेटेड 3 महत्वपूर्ण पॉइंट जान लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सभी अनुप्रयोग में लगेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए इस अनुप्रयोग में इसका कितना ज़्यादा यूज हुआ है। तो इन्हें आप याद कर लीजिए, अब आगे आपको इन सभी का काम आएगा। अब चलिए हम चलते हैं अपने आगे के टॉपिक पे, कि इसके लिए कूलाम के नियम की उत्पत्ति। तो अब हम चलते हैं गॉस के नियम की उत्पत्ति किसके नियम की सहायता से, कूलाम के नियम। कूलाम के नियम की सहायता से हम गॉस के नियम की उत्पत्ति कर देखेंगे। पटाखे कुछ लोग दगा रहे हैं, दीपावली समाप्त हो गई उसके बाद भी, लेकिन आप डिस्टर्ब मत होइएगा, इसमें बहुत ज़्यादा आप केवल शांति में पढ़िए, ज़्यादा मतलब इधर उधर नहीं। अब आप देखिए, जो गॉस के नियम की उत्पत्ति है, इसे हम एक डायग्राम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम इसे नहीं समझ सकते। तो जितने अच्छे से आप डायग्राम को समझेंगे उतना ही सरल आपके लिए डेरिवेशन को बना देंगे। जितने अच्छे से डायग्राम को समझेंगे उतना अच्छा आपके लिए डेरिवेशन होगा। तो पहले आपको मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, इसके बाद समझाते मिलते हैं, क्योंकि वॉइस हो रही है। भाई साहब आपका डायग्राम ये वाला गड़बड़ बन गया। यहाँ पे देखिए हम बंद पृष्ठ लेते हैं। अब देखिए, जैसे मैं वीडियो को चालू कर रहा था तुरंत पटाखे दग जा रहे थे, लेकिन अब शांत है। तो देखिए यहाँ पे एक बंद पृष्ठ हम ले लेते हैं, इस बंद पृष्ठ का नाम है यस। अब यहाँ पे एक कोई बिंदु ओ है मान लीजिए, और इस बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है। बंद पृष्ठ एस लेते हैं, इसमें कोई इसके बीच में एक बिंदु ओ मानते हैं, और बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, ठीक है। अब इस प्लस क्यू आवेश स्थित है। अब प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर, प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर यहाँ पे एक बिंदु पी है, मान लेते हैं हम यहाँ पे एक बिंदु क्या है, प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। प्लस क्यू जो बिंदु ओ है, बिंदु ओ पे प्लस क्यू आवेश है, और बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है। और बिंदु पी के परितः एक अल्पांश हम डी एस ले लेते हैं। इस बिंदु पी के परितः हम एक अल्पांश डी एस ले ले इस बिंदु पी के परितः एक अल्पांश डी एस हम ले लेते हैं। रुक जाइए, चल नहीं रहा है इसलिए हम दूसरा ले लेते हैं। एक अल्पांश डी एस ले लेते हैं, और अल्पांश डी एस ले लेते हैं, और एक विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है, ठीक है। इसे आप समझिए, हम एक बंद पृष्ठ लेते हैं, बंद पृष्ठ के अंदर एक बिंदु ओ है, बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है, बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है, बिंदु पी के परितः अल्पांश डी एस है, और इसके उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र जो है ई है। अब देखिए हम आगे चलते हैं। तो देखिए मैं यहाँ डेरिवेशन करके रखा हूँ, तो मैं इसे आपको समझा दूंगा जिससे आपको ज़्यादा समय न लगे, और आपके अनुप्रयोग भी इसी पैटर्न पे आधारित रहेंगे। देखिए क्या है, कैसे लिखेंगे हम, कि माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू जो है बंद पृष्ठ एस के अंदर किसी बिंदु ओ पर स्थित है। जैसा कभी आपको मैंने बताया, इस पृष्ठ पर कोई बिंदु पी है, इस पृष्ठ पर कोई बिंदु पी है, जो बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित है। जैसे कभी हमने बताया कि यहाँ पे क्या कह रहा है, कि इस पृष्ठ पर कोई बिंदु पी है। देखिए क्या है, इस पृष्ठ पर कोई बिंदु पी है जो बिंदु ओ से आर दूरी पर है। बिंदु पी के परितः एक अल्पांश डी एस है, जिसके संगत क्षेत्रफल सदिश डी एस है, ठीक है। इस डायग्राम को आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, इस पे आप ज़्यादा फोकस करिए। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, कि इस प्लस क्यू जो आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र कितना है। तो जब हम इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। किसके अनुदिश, ओपी के अनुदिश में हो जाएगा। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, ओपी के अनुदिश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ओपी के अनुदिश रहेगा, और विद्युत क्षेत्र में कितना प्राप्त हुआ, ए प्राप्त हुआ। अब आगे देखिए क्या होता है, यदि विद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश डीएस के साथ थीटा कोण निर्मित करता है, तो अल्पांश डीएस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो मतलब अल्पांश क्षेत्रफल है, जिसे हम डीएस कहे हैं, यदि यह डीएस इस विद्युत क्षेत्र के साथ
थीटा कोण निर्मित करे, यानी कि जो ds है अल्पांश क्षेत्रफल इस विद्युत क्षेत्र के साथ यदि थीटा कोण निर्मित करे तो अल्पांश यानी कि जो अल्पांश क्षेत्रफल है उस ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ये जो पूरा पृष्ठ है, इस पूरे पृष्ठ का जो अल्पांश ds हम लिए हैं, इस अल्पांश क्षेत्रफल से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो देखिए जब हम अल्पांश के लिए बात करते हैं तो देखिए d लग जाता है, तो क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो d फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू वेक्टर ds। और हम जानते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, या ए बी कॉस थीटा या कॉस थीटा ए बी, तो ए बी कॉस थीटा। तो इसके जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पे देखिए नहीं लिखे थे, ई ए कॉस थीटा डी फाई ई बराबर, तो देखिए क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पे डी एस है तो इसलिए यहाँ डी एस लगेगा, तो ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए जो ई बराबर यहाँ पे प्राप्त हुआ है उस क्या लिखा है, समीकरण 1 से, मतलब समीकरण 1 से ई का मान रखने पर इसमें, तो देखिए जो यहाँ पे ई बराबर हमें प्राप्त हुआ है इसका मान हम इसमें रखेंगे, तो ई बराबर जब इसका मान हम देखिए रख देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ई बराबर जब हम क्या रखेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, और इसके बाद जैसा है डी एस कॉस थीटा, तो देखिए डी एस कॉस थीटा हम इसे वैसे कर दिए। अब देखिए क्या होता है कि Q को हम इस साइड लाए तो Q अपान 4πε0 हो गया और डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ए हो गया समीकरण 2। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहीं से आपके मतलब पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा और अब आपका लगभग में आ गया है आंसर। कह रहा अल्पांश क्षेत्रफल ds द्वारा O पर आंतरिक कोण यदि d ओमेगा हो, अल्पांश क्षेत्रफल ds द्वारा O पर आंतरिक कोण d ओमेगा हो। इससे कहने का मतलब ये है कि जो अल्पांश क्षेत्रफल है यदि इसके द्वारा O पर आंतरिक कोण क्या हो, d ओमेगा हो, यदि इस अल्पांश क्षेत्रफल द्वारा बिंदु O पर आंतरिक कोण क्या हो, d ओमेगा हो, तो यदि इस अल्पांश क्षेत्रफल द्वारा बिंदु O पर आंतरिक कोण क्या हो, d ओमेगा हो, तो देखिए क्या होगा, तो d ओमेगा जब होगा तो डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, d ओमेगा के, तो डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर जो है ये हो जाएगा d ओमेगा के बराबर। अब देखिए तो हम क्या कर देंगे, तो हम लिख देंगे d फाई ई बराबर, आगे की इसके आगे देखिए d फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, q अपान 4πε0 इंटू इतने की जगह पर हम क्या रख देंगे, ओमेगा, डी ओमेगा, क्योंकि ई इतना जो है डी ओमेगा के बराबर है। अब आप आगे देखिए, अब देखिए इतना हम लिख दिए ना, ये तो हमें क्या मिल गया, ठीक, ये हमें मतलब अल्पांश क्षेत्रफल यानी कि जो उसका अल्पांश क्षेत्रफल है उससे इतना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है। अब लेकिन हम संपूर्ण के लिए बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ, जो पूरे पृष्ठ का नाम क्या दिए थे, यस, तो संपूर्ण पृष्ठ S से बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ S से बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो देखिए क्या होता है, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई ई। अब पूरे के लिए बात कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे डी नहीं लगेगा, अब यहाँ पे पूरे के लिए जब बात करें तो डी हट गया। अब देखिए इसका हम कर देंगे समाकलन, जो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है इसका हम करेंगे समाकलन, क्योंकि छोटा प्राप्त हुआ है, अल्पांश क्षेत्रफल के लिए प्राप्त हुआ है, और जब हम पूरे के क्षेत्रफल के लिए ज्ञात करेंगे तो इस अल्पांश क्षेत्रफल का हम समाकलन कर देंगे। तो देखिए जो अल्पांश क्षेत्रफल इसका हम जब समाकलन करेंगे तो इसके लिए हमें पहले इसके मान को रखना पड़ेगा, क्यू अपान 4πε इंटू डी ओमेगा, यह एक कांस्टेंट है, इसे हम बाहर कर लिए, डी ओमेगा का हम इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हम जानते हैं डी ओमेगा जो होता है इसका मान होता है 4π, तो 4π कट जाएगा और क्या बच जाएगा यहाँ, क्यू अपान एप्सिलॉन, यही होता है गॉस का प्रमेय। आशा करते हैं आप अच्छे समझ गए होंगे। इसके डायग्राम को भैया जितना अच्छे समझोगे ना आपके लिए उतना ज़्यादा सरल है, हमें तो समझाना था तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा समय लिए। अब हम अपने आगे के टॉपिक पे चलते हैं कि गॉस का प्रथम अनुप्रयोग क्या है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।